गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं आप? अ, मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी, आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ये चैनल है एक एजुकेशनल चैनल है और इस पर हम जो क्लासेस हमारी चलती हैं वो आपकी जेआरएफ, नेट, एमएड और बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम या जो भी हमारा नेट और जेआरएफ होता है उसको लेकर यहाँ पर ये सिलेबस हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो अ, इसी सिलसिले में चलते हैं क्लास में और जो हमारी आज की क्लास है वो है आज चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट से पढ़ने से पहले हमने जो कल पढ़ा था, जो लास्ट हमारी क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा कि जो आपकी ब्रिटिश एजुकेशन का जो सिस्टम था या मॉडर्न एजुकेशन जो थी, उसमें हमारे क्या उसमें मेरिट और डीमेरिट्स थी। तो वो हमने उसमें पढ़ा कि किस तरीके से उसका इम्पैक्ट आज भी हम देख रहे हैं अपनी इंडियन सोसाइटी में, जो कि हमारी मॉडर्न एजुकेशन थी। क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आए और क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज हमारा हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, जो कि 1813 में आया था। ये एक एक्ट था, ये एक एजुकेशन को लेके ही बनाया गया था। तो uh, चलते हैं। The company's charter was presented to the British Parliament for uh, renewal every 20 years. जो एजुकेशन की जो पॉलिसी उस टाइम पे होती थी या जब जो भी एक्ट आते थे एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो रिन्यूअल होती थी हर 20 के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा ये इसमें था इसमें 1793 का जो एक्ट था, वो ये जो हमारा उसमें पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, तो आफ्टर 20 ईयर्स बाद प्रेजेंट किया गया, उस पर विचार किया करने के लिए कि क्योंकि हाँ, आफ्टर 20 ईयर्स बाद जो एजुकेशन की क्या नीड्स होती हैं, क्या उसमें चेंजेस किए जाएं, क्या जो टेक्नोलॉजी है उसे अपडेटेड रहने के लिए, या जो एजुकेशन सोसाइटी की नीड होती है, क्योंकि 20 ईयर्स बहुत लंबा पीरियड होता है और 20 ईयर्स में जो सोसाइटी हमारी हमने जैसा सोसाइटी, हमें पता है कि हमारी डे बाय डे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। अब जब डे बाय डे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो हमारी जो नीड है, जो सोसाइटी की नीड है, जो हमारी नीड है, उनमें भी डे बाय डे चेंजेस आते रहते हैं। तो इसीलिए जो भी जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं वो ऐसे ही जो एजुकेशन की पॉलिसी यहाँ पर बनाई, तो उसमें आफ्टर 20 ईयर्स बाद चेंजेस के लिए उसको रिन्यूएबल, उसमें क्या चेंजेस चाहिए वो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई। नेक्स्ट इसमें इन 1793 when the company's chartered was presented to the British Parliament for renewal, its member was Robert Wilberforce supported the ideas of the Christian mission, proposed that a clause we uh, added to the charter to allow European Christian mission and schoolmaster to travel to India and spread to Christianity and education there.
यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर जब इस टाइम ये इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बिल को प्रेजेंट किया गया, जब ये प्रेजेंट किया गया तो यहाँ पर ये इसके जो वो थे मेंबर्स थे, वो आपके रॉबर्ट विल्बरफोर्स और उसके जो अदर वो साथी थे, तो इन्होंने इस आइडियाज को सपोर्ट किया कि वहां पर डिमांड की गई कि जो यहाँ के वहाँ से ब्रिटिशर्स जो वो थे टीचर्स थे, उनको इंडिया भेजा जाए। इंडिया किस लिए भेजा जाए? इंडिया उनको एजुकेशन के लिए, एजुकेशन देने के लिए, और जो अपना उनका उनका मिशन था कि उनको कन्वर्ट कराए जाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया जाए, तो उन्होंने अपने धर्म का प्रसार प्रसार करने के लिए वहां से जो मिशनरियों को भेजा जाए और उनको फ्री कर दिया जाए, जिससे कि वो भारत में जाकर भारतीयों को अपने धर्म में कन्वर्ट करें और वहाँ अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, अपनी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके से स्प्रेड करें, जिससे कि भारतीय उनके गुलाम बने रहें और भारतीयों को अपनी एजुकेशन, अपनी भाषा, अपनी जो उनकी वो थी कल्चर, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक तरह से खत्म करने का, समाप्त करने का उनकी ये प्लानिंग थी। तो ये उन्होंने बड़ी ही चतुर चालाक तरीके से ये इसमें इन्होंने रखा और इसको उन्होंने एक्चुअली जब ये उसमें बिल रखा, पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पर एक वो थे मेंबर ऑफ अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेंडल जैक्सन अपोज्ड दिस प्रपोजल। तो जो ये रेंडल जैक्सन थे, ये इसके विरुद्ध में थे कि नहीं, वहीं के लोगों को बोला जाए, वहीं के लोगों को एजुकेटेड किया जाए, जिससे कि वो अपनी ही लैंग्वेज में अपने लोगों को, भारतीय लोगों को पढ़ा सकें। वो ये चाहते थे। लेकिन ये जो जितने भी यहाँ पर थे आपके रॉबर्ट विल्बरफोर्स और इसके जो और सपोर्टर थे, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी थे, जो अपना मिशन को यहाँ फैलाना चाहते थे, अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, जो इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन की सिस्टम करना चाहते थे, इंग्लिश में लोगों को पढ़ाना चाहते थे, क्लर्क बनाना चाहते थे, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने अपोज किया तो ये यहाँ पर बिल को रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ ये पास नहीं हो पाया। लेकिन जो ये इसके विल्बर्ट के जो वो थे, विल्बरफोर्स के जो सपोर्टर्स थे और रॉबर्ट विल्बर्ट थे, ये कंटिन्यू इसको जो ये मूवमेंट था इनका कि यहाँ से मिशनरियों को इंडिया भेजा जाए और शिक्षा का प्रसार प्रसार किया जाए, धर्म का प्रसार प्रसार किया जाए, ये मूवमेंट इन्होंने कंटिन्यू रखा। ये बिल फिर से उस टाइम तो रोक दिया गया, लेकिन फिर से इस बिल को प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, और जब ये दोबारा से प्रेजेंट किया गया तो ये उस टाइम फिर सभी ने सपोर्ट किया और ये बिल पास हो गया। अब जब ये बिल पास हो गया, जो हमारा ये चार्टर एक्ट है 1813 का, ये जो एक्ट है, ये जब पास हो गया तो इसमें जो ये थी, हाँ, इसमें 3 वो जो सेक्शंस थे ये ऐड किए गए। कौन कौन से थे देख लेते हैं। 3 सेक्शन वर एडेड टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फर्स्ट था इनका मिशनरीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज विल हैव कंप्लीट फ्रीडम टू एंटर इंडिया एंड स्प्रेड रिलीजन एंड एजुकेशन फ्रॉम देयर। मतलब ये इसमें हम 3 धाराओं को ऐड किया गया
इसमें जो 3 सेक्शंस ऐड किए गए चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813 में, कौन सा फर्स्ट था कि जो आपके ब्रिटिश के जो मिशनरी थे, जो यहाँ यूरोपियन कंट्री से मिशनरीज के जो चाहते थे, जो ये रॉबर्ट और इसके जो सपोर्टर्स थे ये चाहते थे, तो ये इस बिल में ऐड हो गया कि आप यहाँ से ये जाएंगे और अपना इसको स्प्रेड करेंगे, अपना रिलीजन को, और अपनी जो आपकी उनकी जो ब्रिटिशर्स की अकॉर्डिंग बनी हुई एजुकेशन थी, जो उनकी एक सिस्टम था, वो यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। तो ये एक इसमें ऐड किया गया चार्टर 1830 में, एक धारा को ऐड किया गया। नेक्स्ट है सेकंड था इसमें, the East India Company will be responsible for arranging education in its ruled territories। जितनी भी जहां पर जो ब्रिटिशर्स का शासन था, जिसको ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जितनी भी यहाँ पे टेरिटरीज थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स की होगी कि वहाँ पर वो एजुकेशन का सिस्टम अपने अकॉर्डिंग मतलब बनाए। एक उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि भारतीयों की। तो जितनी इन्होंने अपनी जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जहाँ पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, जहाँ पर ये शासन कर रहे थे, वहाँ पे इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एजुकेशन का सिस्टम ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड किया ए सम ऑफ एट लीस्ट 1 लाख per year should be used for the maintenance and development of literature, encouragement of Indian scholars, and imparting knowledge of science to those living the British ruled territories in India। तो जो यहाँ पे इस चार्टर एक्ट में एक ये धनराशि जोड़ी गई 1 लाख की, कि जो भी यहाँ पे मतलब जो लिटरेचर था उसको डेवलप करने के लिए, जो एजुकेशंस के लिए जो चाहिए अमाउंट उस पे उसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये 1 लाख की धनराशि निश्चित की थी। और जो ये इन्होंने 1 लाख का अमाउंट एजुकेशन पर खर्च करना था, ये यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आई कि ये जो 1 लाख इन्होंने दिया एजुकेशन के लिए दिया, लेकिन ये किस लिटरेचर पे खर्च करना है, किस उस पे टेक्नोलॉजी के आइटम्स लेने हैं या क्या लेने हैं, एक क्लियरिटी नहीं थी। क्या इक्विपमेंट्स लेने हैं या क्या चीज़। इस बिल में जब इन्होंने ये 1 लाख का अमाउंट तो दे दिया, लेकिन इसमें एक कमी थी कि इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये जो धनराशि है किस उस पे खर्च होगी। तो इसमें ये ऐड किए तीनों की जो धनराशि है, 1 लाख की धनराशि इसमें निश्चित की गई, और ये तीनों चीज ऐड हो गई। लेकिन अब यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आया कि एक तो इसमें ये क्लियर नहीं किया इन्होंने इस बिल में, जो 1813 का ये एक्ट था, कि क्या लैंग्वेज क्या होगी, एजुकेशन का जो मीडियम है वो मीडियम किस मीडियम में एजुकेशन दी जाएगी, या जो यहाँ पर ये 1 लाख की राशि इन्होंने वो की थी, निश्चित की गई थी, ये क्या संस्कृत पर या हिंदी पर या अरबी भाषा पर या किस कौन से साहित्य को या कौन सी भाषाओं को, मतलब कौन सी किस तरह के कौन से साहित्य पर ये जो आपका धनराशि है खर्च होगी, किसको डेवलप किया जाएगा, किस लिटरेचर को, कौन से लिटरेचर को प्रेफरेंस दी जाएगी, वो यहाँ पर क्लियर नहीं था। हाँ,
तो जो यहाँ पे इंडियन भारतीय जो थे वो उन्होंने सोचा कि ये जो धनराशि आई है वो भारतीय लिटरेचर पर खर्च होगी। इधर जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने सोचा कि ये इंग्लिश जो इंग्लिश लिटरेचर था उस पे खर्च होगी, है ना। तो अब यहाँ पर बड़ा विवाद हो गया कि इंग्लिश साहित्य पर हो, इंग्लिश लिटरेचर पर हो या हिंदी लिटरेचर पर इसका एक्सपेंस हो। इसी को लेके काफी वाद विवाद रहा। कुछों ने कहा कि लैटिन पे होगा, कुछों ने कहा कि हिंदी लिटरेचर पे, हिंदी पर होगा या अरबी लिटरेचर पर होगा या फारसी लिटरेचर पर होगा। ये सारी वाद विवाद चलता रहा। इस वाद विवाद के चलते जो ये कंपनी में पैसा जो ये कंपनी से पैसा आया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अमाउंट आता था, ब्रिटिश कंपनी जो यहाँ पर रूल कर रही थी वहां से आता था, वहां की पार्लियामेंट से आता था। तो यहाँ पर ये जो अब ये क्योंकि इस चार्टर एक्ट में पूरे में कहीं कुछ क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर वाद विवाद स्टार्ट हो गया। और जो ये राशि थी काफी डिफरेंट पे अपनी ही मर्जी से वो लोग इसे एक्सपेंड करते रहे। अब इसका जो वो हुआ रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया इस एक्ट का कि दो खेमों में लोग बट गए। एक क्या हुआ, भारतीय लिटरेचर के उसमें, और एक इंग्लिश लिटरेचर के में, मतलब दो विचारधाराएं हो गई, एक पाश्चात्य विचारधारा और एक पाश्चात्य विचारधारा। अब यहाँ दोनों में इस चीज को लेके फाइटिंग हो गई और दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं इस एक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और आपस में दो विचारधाराओं में एक तरह से एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये था चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट आज हमने पढ़ा, इसमें देखा कि किस तरह से इसमें क्या रिन्यूअल के लिए कहाँ आया ये, और कौन सी ईयर में रिन्यूअल के लिए आया, क्या इसके इम्पैक्ट आए, और क्या इसमें इसकी कमियां क्या थी। कमियां मेन इसकी यही थी कि जो इन्होंने एक राशि भेजी वो आपका क्लियरिटी नहीं थी। तो इस बिल में कहीं ना कहीं ये चूक कर गए, जिसकी वजह से दो विचारधाराएं बनी। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। चैनल को शेयर ज़रूर करते रहिए, लाइक ज़रूर करते रहिए। आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और पूरी क्लास देखिए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ आएँ। तो कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।